ट्रंप के इशारे पर ईरान में अब रेजिम चेंज नहीं होगी, वो तो अब वो तो सपना उनका बिखर चुका है। ईरान जो टक्कर ले रहा है वो जहाँ अपने देश के लिए भी ले रहा है, वहीं एक इतिहास भी बना रहा है कि संप्रभुता वास्तव में क्या होती है देश की। ईरान यही चाहता है कि तुम मैदान में आओ, पहाड़ों में बीच में आओ, हम फिर तुमको देखेंगे। इससे अमेरिका घबरा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप सब कहा कि आपने हमारे साथ विश्वासघात किया है, आपने हमें विश्वास में नहीं लिया। इतना ही नहीं, आपने हमें मरने के लिए छोड़ दिया है। अमेरिका अपने जो यूनिपोलर वर्ल्ड, जो अकेला जो बना एक एकल ध्रुवीय जो समय व्यवस्था है विश्व की, उसको बनाए रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते। अमेरिका की जनता में ट्रंप के खिलाफ, रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ जबरदस्त रिवोल्ट होगा और ट्रंप नहीं बचेगा, चाहे वो एटॉम फोड़ के देख ले। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध को 8 दिन पूरे हो चुके हैं और जो 8 दिन का सिलसिला रहा है उसमें जिस तरीके से ईरान ने एक प्रतिकार किया है, जवाबी उसके जो जवाब रहे हैं, उसने जो अमेरिका और इजराइल के जो कहीं सोच था उसे टोटली पूरी तरह से उसको जो सोच कर चल रहे थे वो गलत सिद्ध कर दिया है। और जैसा अभी चल रहा है, अमेरिका तो लगातार कहीं चेतावनियां दे रहा है और अब तो कहा हुआ है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, आज जैसे 8वां दिन है और आज की रात कत्ल की रात है, ऐसा उसकी ओर से निकल कर आया था। जब हम ये बात करना शुरू कर रहे हैं तो अमेरिका में दिन हो चुका है। आज वो दिखाने वाला है, यानी कि आज के बाद जो रात होने वाली है, 9वां दिन जो होगा भयावह भीषण हो सकता है, ऐसी संभावनाएं निकल कर आ रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ईरान पीछे नहीं हट रहा और उसने बहुत स्पष्ट तौर पर दिखा दिया कि 56 इंच की छाती क्या होती है, एक अकेला सब पर भारी क्या होता है। उसे मालूम है कि वो बहुत उसके बचने के आसार कम है। लेकिन जो एक मुल्क होता है, एक देश होता है जो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता है, वो लड़ रहा है। तमाम जो हालात हैं, तमाम जो स्थितियां हैं और क्या इसके जो रिपरकेशंस है वो अब हमारे सामने आने लगे हैं और भारत भी उसमें पिस रहा है। बाकी तो दुनिया के देश पिस रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं बेहद संकट भरे हैं। इतना जरूर रहा है कि उसने कह दिया है कि हम उन मुल्कों पर वैसे हमले नहीं करेंगे जो उसके निशाने हैं, यूएस बेसिस हैं, वहां वो कर रहा है, उसको जो करना है वो हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर चिंताग्रस्त हैं हालात बहुत ज्यादा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक बेहद खास मेहमान को जुड़ गए। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट रामचरण जोशी साहब। जोशी साहब, बहुत बहुत स्वागत। और मैं बता दूं दर्शकों, आपको वैसे तो आप जोशी साहब 5.5 दशक से ज्यादा का आपका दीर्घ अनुभव, लेकिन आपने कई युद्ध कवर किए। हमने पहले भी आपको जोड़ा और बताया है। आप जो 1971 का जो बांग्लादेश वाला जो अलग होने वाला भारत पाकिस्तान का वार था, उसमें आपने रिपोर्ट किया था। अफगानिस्तान आप कवर कर चुके हैं, श्रीलंका के संघर्ष है, पाकिस्तान के और भी जो हुआ है करते रहें। मैं बहुत स्वागत करूंगा और मैं यहीं से शुरू करना चाहूंगा जोशी जी कि ये युद्ध जो है किस दिशा में बढ़ रहा है, क्योंकि जो अब निकल रहा है कि अमेरिका भयभीत है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जो निकल कर आया है, उनका जो अब्राहम लिंकन जो सबसे बड़ा युद्धपोत है उसे पीछे किया गया है। कैसे इसको देख सकते हैं, कैसे ले सकते हैं कि ये जो युद्ध है परमाणु जो कहीं हमले में, युद्ध में परिवर्तित हो सकता है, ऐसा कुछ संभावनाएं आप देख पा रहे हैं? सबको तो मेरी नमस्ते। अमेरिका के राष्ट्रपति, खिलंदड़ी राष्ट्रपति, बड़े बोले राष्ट्रपति और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले, किसी भी बात पर टिकने वाले नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद थी कि हम इस जंग के माध्यम से, जो उनका प्रमुख विरोधी इस मुस्लिम देश है ईरान, उसको हम चुटकियों में मसल देंगे। 2 दिन के अंदर, 2 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। और उन्होंने देखा कि जब हमने उनके सबसे बड़े धर्म गुरु खुमैनी साहब, वो उसको और उनके पहले फर्स्ट रैंक की जो लीडरशिप थी, उसको उन्होंने पहले दिन ही ध्वस्त कर दिया था। और उनको ये भी उम्मीद थी कि वहां की जो ईरान की जो जनता है, खासतौर से युवा लोग थे, जो हिजाब की मांग कर रही थी, आजादी
की मांग कर रही थी, वो सब सड़कों पे उतर आएंगे। इतना ही नहीं, हमारे ट्रम्प साहब ने उनको भड़काया कि अब हम आपके पीछे खड़े हैं, आप सड़कों पर आइए। लेकिन यहाँ उनसे टैक्टिकल ब्लंडर हुई, गलती नहीं हुई, ब्लंडर हुई। और ब्लंडर ये हुई कि उन्होंने जो फर्स्ट रैंक की लीडरशिप, जिसमें धार्मिक नेता था और इसके बाद सैनिक और पॉलिटिकल लीडर, वो उन्होंने खत्म करके एक पूरी ईरान में, जिसके 9 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, एक साथ एक हमदर्दी, एकता की लहर फैल गई। और वो पूरी जो ईरान की जो सत्ता है, धार्मिक सत्ता, उसके साथ खड़ी हो गई। आप जानते ही हैं कि वो धर्म प्रधान ट्रिलॉजी का देश है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई है कि जब हमारे ट्रम्प के जो सपने थे, जो ड्रीम थे कि हम ईरान को बिल्कुल कैप्चर कर लेंगे हर ढंग से, और अपने किसी प्यादे को, बल्कि उन्होंने नाम घोषित कर दिया था कि जो पहले 40 साल पहले जो शहनशाह आर्य महर शहनशाह थे, उनके बेटे जो अमेरिका में ही रह रहे हैं, उन्होंने उसका नाम घोषित कर दिया था कि ये अगले शासक होंगे। और ट्रम्प ने कहा भी, अभी 2 दिन पहले दोहराया कि मेरे बगैर ईरान में कोई नया नेता नहीं चुना जाएगा, रिजीम चेंज मेरे इशारे पर होगी। लेकिन मजे की बात यह है कि आपने अपना पत्ता तो खोल दिया कि अगला आपका प्यादा रूलर कौन होगा, क्योंकि जो आर्य महर के जो प्रिंस थे, अब मजे की बात यह है, अब प्रिंस बैकग्राउंड में चले गए। अब वो कहने लगे कि नहीं, हमारा ये रिजीम चेंज का कोई मतलब नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं था, अब तो वहां की जनता ही तय करेगी। और इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्होंने पहले शिकस्त मान ली। अब शिकस्त ये कि जो उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाई थी और जो आर्मी की स्ट्रेटेजी बनाई थी, वो फेल हो गई। और अब दूसरा ये है, अब उन्होंने सोचा कि अब हमारे पास एक ही मात्र रास्ता है कि हम आर्म्स के माध्यम से इसको ज्यादा से ज्यादा बमबारी करें तेहरान के ऊपर, पूरे ईरान के ऊपर। और ये माने ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, और बड़ा हास्यास्पद वीडियो है कि ट्रम्प साहब ने अपने व्हाइट हाउस, जो कि वाशिंगटन में है, जो कि राष्ट्रपति का मुख्यालय है, पादरियों को एकत्र किया उन्होंने, सारा का सारा एक अब मैं उसी वहां पे उन्होंने पहली बार बुला करके जो जितने पादरी थे, 10, 11, 12, सब लोगों ने मंत्र पढ़ा और कि जीसस जो है आपकी रक्षा करेगा और उसको हमारी शक्ति आप में प्रवेश कर जाएगी। और जितने भी जो पादरी लोग थे, उन्होंने उसके शरीर को छुआ, मिस्टर ट्रम्प के शरीर को। इससे एक बात साबित हो गई कि तुम डेवलप नहीं हो, विकसित नहीं हो मानसिक रूप से। खाली यानी एक तरफ तो आप बात करते हैं कि हम साइंटिफिक हैं और हम लोग मंगल ग्रह तक पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम इतने अंधविश्वास हो। आप भारत को या दूसरे देशों को कहते हैं आप ये अंधविश्वासी हैं, ये जातिवाद समय विश्वास करते हैं, आप भी वही पाखंड कर रहे हैं। मैं यहाँ एक बात याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई नया बात नहीं कही है। 2003 में जो जूनियर बुश ऐसा कर चुके हैं, जूनियर बुश कर चुके हैं। वही कि 2003 में जो खाड़ी युद्ध हुआ था और उस समय बुश जूनियर थे, उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमले के बाद कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ये कहा था कि 21 मेरे सपने में आया और ये सही समय। तो 2003 और 2026, तो इसका मतलब मानसिक रूप से आप पाखंडी हैं, अंधविश्वासी हैं, आपको किस रूप में मान लें है, ये बात हुई। तो ये धर्म के माध्यम से अब धार्मिक भावनाओं को भड़का करके, एक बार देखिए, आप जानते हैं कि ईरान जो एक है वो शिया देश है, और शिया, और उधर उसके पड़ोसी देश है इराक, वो भी शिया देश है, यानी कम्युनिटी वहां पे शिया कम्युनिटी है। और उसके बाद जितने भी आस पड़ोस देश हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, सीरिया है, जॉर्डन है, ये और कतर है, अबू धाबी है, यूएई है, वो ज्यादातर सुन्नी है। पहली उम्मीद थी ट्रम्प को
कि सुन्नी देश और ये पूरा इस्लामिक देश है जो हम पर टिका हुआ निर्भर है, वो हमारे साथ आ जाएगा। लेकिन आज हो गए और आज दिन के बावजूद कोई उन्हें कि हम खुल के आपके खड़े हैं और वो नहीं आए। कि हमारी आपसे लड़ाई नहीं है, लेकिन आप ये सुनिश्चित करिए कि आप अपने देश को अमेरिका के अड्डे ना बनने दें। और मैं इतना ही मैं नहीं, मैं यूएई के वो मैं जो मैं बड़े मैं भारी मैं व्यापारी से मैं नाम भूल गया हूँ, उन्होंने यूएई की व्यापारी ने बड़ा ओपन लेटर लिखा है, बड़ा जबरदस्त लेटर है, मैं उसकी बात करता हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि ये जो युद्ध है जिसको लेकर कहीं आशंका ये परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहा है, एक मैंने ये पूछा था आपसे, और दूसरा जो उन्हें अब्राहम लिंकन को पीछे खींचा। तो आप सर बिल्कुल स्पष्ट है कि 56 इंच की छाती आपकी आपकी भी नहीं है, 56 इंच की छाती केवल ईरान की है। एक अकेला सब पे भारी ईरानी नजर आ रहा है। दोनों पे आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हम लोग ये तो आप जिस बड़े उद्योगपति ने, व्यापारी ने जो ओपन लेटर लिखा है वो तो आप बतला ही देंगे, लेकिन उन्होंने सबसे बड़े उसका सेंट्रल पॉइंट है वो ये कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को साफ साफ कहा कि आपने हमारे साथ विश्वासघात किया है, आपने हमें विश्वास में नहीं लिया। इतना ही नहीं, आपने हमें मरने के लिए छोड़ दिया है। आपने अमेरिकन नागरिकों को की तो रक्षा की, लेकिन हमारी रक्षा के बारे में आपने कुछ नहीं सोचा। तो अगर आप इसका मतलब कि आपने हमारे साथ विश्वासघात किया, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब देखिए, अंत में ये बात आएगी, तीसरी बात, कि मैंने ये अगर अमेरिका के चरित्र को समझने के लिए, देखिए, जो भी कोई युद्ध होता है उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जरूर जाना चाहिए। मैं 1 मिनट के लिए जानना चाहूंगा कि अमेरिका का जो बैकग्राउंड, अमेरिका ये युद्ध जो है हवा में नहीं लड़ा जाता, इसके पीछे ठोस कारण है। और ठोस कारण तो ये जाते हैं कि ऑयल जो है सबसे बड़ी संपदा है, और जो जो रेयर ये मिनरल वेल्थ है वो सबसे बड़ी संपदा है। तो ये तो ठोस, लेकिन इसके बाद दूसरा एक कारण और है कि एक 1990 में एक बड़ी किताब आई थी, 1990-91 में, कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और उसमें मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, और उसके लेखक थे सैमुअल हंटिंगटन। और उन्होंने बताया था कि अंतिम लड़ाई, सभ्यता की अंतिम लड़ाई होगी वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच होगी। वो एक बड़ा भारी 1990 का जो प्रोजेक्ट है, इंपीरियल प्रोजेक्ट, न्यू इंपीरियल प्रोजेक्ट, उसको ये जो व्हाइट नेशंस हैं वो उसको लागू करें। तो हम जब मैं ईरान के बारे में सोचते हैं तो ये मत, इसको आइसोलेशन में मत देखिए, इसको एक बहुत बड़ा जो जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि रही है उसमें देखने की जरूरत है। तब आप समझ पाएंगे कि वो ईरान पर कब्जा क्यों करना चाहता है। क्योंकि अभी तक जितने भी सुन्नी नेशन है, सुन्नी राष्ट्र हैं, आप जो वेस्ट एशिया में और जो मिडिल ईस्ट में जितने भी हैं, वो सब अमेरिका की एक, जिसे बोलते हैं, एक आउटपोस्ट है, और वो पूरी तरह से समर्पित है, शरणागत हैं, और इजराइल को अपना दोस्त मानते हैं। देखिए, ये ईरान है जो शुरू से पिछले 40-50 साल से उसने इसको, इजराइल को कभी भी, और इजराइल हमेशा उसे एक खतरा माना। तो इसीलिए अमेरिका ने सोचा कि अब ये सही समय है, इसको समाप्त कर दिया जाए, इसको भी अपने साथ शरणागत कर दिया जाए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आज की जो लड़ाई, 8 दिन की जो लड़ाई और 90 दिन में प्रवेश कर गई है, ये बहुत ईरान के अस्तित्व का संघर्ष तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 8 दिन तक लगातार वो खड़ा रहा अमेरिका के सामने। इजराइल तो उसका साथ ही है, उसको मैं महत्वपूर्ण नहीं मान रहा हूँ। दुनिया की महान शक्ति के सामने वो खड़ा रहा 8 दिन तक, और 90 दिन भी। और उसने कह दिया कि हम आखिर तक, खून के आखिरी बूंद तक हम हम झुकेंगे नहीं, समर्पण नहीं करेंगे। ये एक संकल्प, दृढ़ निश्चय, जैसे बोलते हैं डिटर्मिनेशन, ये व्हाइट हाउस के लिए, अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिशियंस हैं उनके लिए सबसे एक खतरनाक है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अमेरिका अपने जो यूनिपोलर वर्ल्ड, जो अकेला जो बना, एक एकल ध्रुवीय जो समय व्यवस्था है विश्व की,
उसको बनाए रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब क्या कर सकता है वो करेगा क्या? अब उसके सामने एक ही है, जैसा कि आपने शुरू में बताया कि उनका जो युद्ध पोत है, सबसे प्रेस्टिजियस युद्ध पोत अमेरिकन वो आपके अब्राहम अब्राहम लिंकन। लिंकन वाले, हाँ, वो अब बहुत दूर चला गया है। और क्योंकि डर गए ये लोग, ट्रम्प डर गए कि कहीं अगर इस पर हमला हो गया और ये खत्म हो गया तो हमारी तो प्रतिष्ठा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ऐसी हालत में अब सवाल उठता है कि ईरान ने तो कहा कि अब तक हम लोग तो बहुत फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के यूज कर रहे थे, कबाड़ यूज कर रहे थे, असली तो हम अब आएंगे थर्ड और फोर्थ के। और अब ऐसी स्थिति में ईरान के सामने भी अस्तित्व संघर्ष है और उधर अमेरिका के सामने। अगर ये एक कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल वार से, यानी रॉकेट वगैरह से अगर ये हार जीत का फैसला नहीं होता है तो निश्चित रूप से एक एटॉम बम, एटॉमिक लड़ाई है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इतना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं रहेगा और इतना ईरान के लिए भी आसान नहीं रहेगा। ये ठीक है कि अमेरिका और इजराइल दोनों के पास एटॉम बम्स हैं, और लेकिन मैं ये भी मान के चलता हूं कि ईरान ने कुछ व्यवस्था नहीं की होगी, ऐसा मेरा मानना नहीं है। ये एक पिछले साल की जो अनुभव है, उन्होंने एक अच्छी खासी तैयारी कर रखी है कि हम अगर ये होगा तो हम भी मार के मरेंगे, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मेरा दूसरा ये है कि ट्रम्प के इशारे पर ईरान में अब रेजिम चेंज नहीं होगी, वो तो अब ड्यूटी, वो तो सपना उनका बिखर चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए अमेरिका बहुत जबरदस्त कर देता है, बमों की बरसात, रॉकेट की बरसात कर देता है, और ये ऐसी स्थिति में जहां तक मुझे थोड़े अनुभव हैं वो ये कि ईरानी नेतृत्व जो है वो गुरिल्ला वारफेयर, जो गुरिल्ला वारफेयर वो टैक्टिक्स अपनाएगा और वो ग्रामीण जो ईरान है वहां से ज्यादा रहेगा। मैं यहाँ 2018 में एक बार मैं वहां गया था 8-9-10 दिन के लिए ईरान, और उस समय मैंने उनके संकल्प शक्ति देखी थी। हालांकि असंतोष तो पैदा हुआ। देखिए एक बात तो माननी है कि दुनिया में एक क्लर्जी, ये धार्मिक सत्ताएं नहीं होनी चाहिए, लोकतांत्रिक सत्ताएं होनी चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूँ। लेकिन मैं ये साथ में इसका भी पक्षधर हूँ कि अगर किसी देश में सत्ता में परिवर्तन होना है तो वहां की जनता करे, जैसे कि आज नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। कोई ऊपर से व्हाइट हाउस में बैठा हुआ कोई व्यक्ति कहते कि मेरे मन का ही प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति बनेगा, मेरी इजाजत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे लिए 1 महीने की मोहलत दे दी है कि 1 महीने तक ठीक है, आप उससे तेल ले सकते हैं, अपनी गाड़ियां चला सकते हैं, गैस वैस चला सकते हैं। मैं ये इस बात की मैं इजाजत नहीं देता हूँ। जहां मैं धार्मिक सत्ता, कट्टर धार्मिक सत्ता के खिलाफ हूँ। लोकतांत्रिक सत्ता होनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ नेतृत्व परिवर्तन अगर करना है तो वहां की घरेलू जनता करेगी, जैसे कि बांग्लादेश या नेपाल में हुआ। क्योंकि अगर मान लीजिए इस बात को, इस नैरेटिव को अगर आज हम स्वीकार कर लेते हैं, तो ट्रम्प कह रहे हैं, तो कल तो ट्रम्प ये भी कह देंगे, मान लीजिए किसी दिन भारत से भारत के प्रति थोड़े से नाराज हो भारत, और भारत थोड़ी सी कुछ मसलों पर थोड़ा सा अपना इंडिपेंडेंट व्यू लेने लगा, तो कहते हैं नहीं, हम किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, अपने ढंग से बनाएंगे जिसको हम चाहेंगे। इस नैरेटिव को तो स्वीकार नहीं किया जा सकता है 21वीं सदी में। ये एक बड़ा खतरनाक है संपूर्ण मानवता के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान जो टक्कर ले रहा है वो जहां अपने देश के लिए भी ले रहा है, वहीं एक इतिहास भी बना रहा है कि संप्रभुता वास्तव में क्या होती है देश की। और ये इतना ही नहीं, यहाँ यूएन को, संयुक्त राष्ट्र संघ को एक निर्णय कदम उठाना चाहिए। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें कुछ नहीं करता है तो इसका मतलब, जैसे कि लीग ऑफ नेशन 1948 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद असफल हो गया था, उसके बाद यूएन सामने आया, ये फिर ये खत्म हो जाएगा। तो इससे
कई चीजें सामने आ रही हैं और राइट। इससे जी, मैं दो दो चीजों पे खत्म करना चाहूंगा। समय मेरे पास बहुत जी, बहुत कम है। छोटे छोटे आप जवाब बोले। दीजिएगा। एक तो आपने वो जो कहा कि एटम बम वाली जो कहीं, और ईश्वर ना करे ऐसा हो, ऐसे हालात ना बने, दोनों जी, सोचेंगे देश, ये आपने कहा है। लेकिन सपोज ये इस स्तर तक पहुंचा, तो भारत या जो मिडिल ईस्ट है, इसके रिपरकेशंस क्या देख पा रहे हैं, एक। और दूसरा मैं ये भी चाहूंगा, आपने गोरिल्ला वार की बात, क्योंकि ईरान तो चाह रहा था कि आइए हमसे मैदान में लड़िए, जो पहले ट्रंप ने कहा था। आपने ये भी कहा गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है वो बिल्कुल। अमेरिका। तो ये जो ये अब तो उन्होंने पीछे का कदम हटा लिए, अपना युद्धपोत भी पीछे खींच रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है ये जो मैदानी युद्ध की। तो भय वही है कि भय बहुत भयभीत है यूएस, और दोनों पे आपके छोटे छोटे नोट, बहुत छोटे छोटे, संक्षिप्त करके खत्म कीजिए देखिए, दोनों। देखिए मिडिल अगर ये मिडिल ईस्ट के लिए और उसके अस्तित्व के लिए भी ये एक निर्णायक मोड़ है। अगर इसमें मान लीजिए एक चीज और जोड़ दूं कि देखिए, अब तक ये भी नहीं हुआ है कि जितनी जो, ये जरूर कहा है ईरान ने कि हम केवल उनको टारगेट करेंगे जो यूएस ठिकाने हैं, ये मैं ये बोल थोड़ी। चुका हूँ। और अभी तक देखिए, अभी कोई मुस्लिम देश उसके विरोध में बहुत खुलकर या पक्ष में नहीं आया। ये भी एक चीज मैं है, दोनों तीनों ये बहुत छोटे छोटे नोट। मैंने शुरू में ही मैंने कहा कि मुस्लिम देश खुल करके अमेरिका के साथ नहीं आए हैं, बल्कि अमेरिका को कई मामलों में अपनी भूमि का उपयोग नहीं करने के लिए भी कहा कि आप नहीं कर सकते। और तीसरा ये कि अगर ईरान खत्म हो जाता है, तो ये मिडिल ईस्ट जो है बिल्कुल ध्वस्त हो जाएंगे। अभी भी उनके गुलाम ही एक तरह से, लेकिन फिर इनका कोई वजूद नहीं रहेगा और इनकी तेल संपत्ति पर, ऑयल वेल पर पूरी तरह से व्हाइट नेशन का कब्जा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी दिक्कत होगी भारत की। हालांकि भारत ने संबंध मापे हैं और हमारे 1 करोड़ से ज्यादा हमारे लोग वहां पर हैं और एक रेमिटेंस इकोनॉमी हमारी पर हम पाकिस्तान भी टिका हुआ है और भारत को एक रेमिटेंस मिलती है। इसलिए जो ये मिडिल ईस्ट के और इस्लामिक कंट्रीज है वेस्ट एशिया के, वो काफी संभल के अपना कार्ड खेल रहे हैं और वो पूरी तरह से अमेरिका को छूट नहीं देंगे ना। ये पहली बात ये मानता हूँ। दूसरा ये कि अगर ये जो गुरिल्ला वारफेयर शुरू हो गया जिसको, तो वो एक लंबे समय तक चलेगा और यहाँ हमको अमेरिका की पराजय याद रखनी चाहिए वियतनाम की। हमें ये पराजय हमको याद रखना चाहिए अफगानिस्तान की, जहाँ आप 20 साल रहे और वहां से भाग करके आए। टोरा बोरा में की जो पहाड़ियां थी उसमें आप कुछ नहीं कर सके अलकायदा का और आखिर में आपको अपने बोरिया बिस्तर आना पड़ेगा। तो इस और ईरान यही चाहता है कि तुम मैदान में आओ, पहाड़ों में बीच में आओ, हम फिर तुमको देखेंगे। इससे अमेरिका घबरा रहा है। तो ऐसे में देखिए, दुनिया में सबसे पहले उसने हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम फोड़ा था, हजारों लोग मरे थे। आज तक मानवता इस बात को नहीं भूली है। अगर उसने ये कर दिया तो अमेरिका में, ये मान के चलता हूं, अमेरिका की जनता में ट्रंप के खिलाफ, रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ जबरदस्त रिवोल्ट होगा और ट्रंप नहीं बचेगा, चाहे वो एटम फोड़ के देख ले। मेरा ये मानना है कि उनकी हालत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ऐसी राइट। स्थिति में इतना आसान नहीं है। फिर भी मैं चाहूंगा कि एटॉमिक लड़ाई ना ईरान करे और ना यूएसए करे। एक दोनों लोग बातचीत की टेबल पर आए, वो ही एक सबसे बड़ा रास्ता है। लेकिन हैं हम लोग, संपूर्ण मानवता बहुत क्रिटिकल फेज से गुजर रही है। नमस्ते। बहुत 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 आपने सारा तफसील से चीजों को एलिब्रेट कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार जोशी साहब, बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप सुन रहे थे ये रामचंद्र जोशी साहब को, और ये बहुत स्पष्ट तौर पर उनकी बातचीत से निकल कर आ गया है कि अमेरिका बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। इधर कुआं उधर खाई वाले हालात है। भले ही वो दुनिया का दादा अपने आप को मान ले, लेकिन ईरान ने जिस तरह से इजराइल और अमेरिका को नाको चने चबाए इस युद्ध में, अब तक दिखला बतला रहे कि अब उसके पास वो जो जैसे पीछे वियतनाम में हटा था या जो अफगानिस्तान में हटना पड़ा था, वैसे ही हालात अभी उपज रहे हैं। हालांकि अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो ये ट्रेलर है। खुद कहा यूएस प्रेसिडेंट ने कि ये 3-4 सप्ताह से ज्यादा चल सकता है। देखिए आगे क्या कुछ होता है। और जो सबसे बड़ी एक जो मानवता को जो जिक्र किया जोशी जी ने, नागासाकी हिरोशिमा, वैसे हालात ना बने, वो बने
तो ट्रम्प तो खत्म होंगे, ईरान के जो हाल होंगे, लेकिन बाकी दुनिया उसको जो भुगतेगी भोगेगी, वो बड़ा भयावह होगा। और ईश्वर ना करे ऐसा हो। पूरी चर्चा सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपका अपनी जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और हम अंत में जो कहते हैं, अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और रिश्ते बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।